हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर। प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन द बेल आइकन। तो साथियों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास 10th के गणित में प्रश्नावली 1.1 यानी रियल नंबर्स के जो चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, उनमें जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनका पार्ट 1 वीडियो आप लोग को हम प्रोवाइड कर दिए थे। और आज हम लोग 16 नंबर से आगे का सवाल को देखेंगे। चूँकि एक दिन में मेरा टारगेट होता है 15 से 20 सवाल को सोल्व करना, तो आज हम लोग 16 नंबर से आगे का सवाल को देखेंगे। छोटा छोटा पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप छोटे छोटे पार्ट को ही देख देख करके आप अपना एग्जाम के लिए आप स्ट्रांग हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका पहला सवाल लेते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो क्या है। तो ऑप्शन दिया गया 0, 1, 2, 3। तो आपको ही चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक आउट करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। दो लगातार विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1 है और दूसरा विषम संख्या 3 है। अब इसका मोसो निकालना है ना, तो 1 को हम क्या करेंगे, 1 और 3 का मोसो निकालेंगे। हम 1 और 3 का मोसो निकालेंगे तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा लास्ट जितना बार में कटता है वही आपका मोसो होता है। लास्ट हमारा 1 बार में कटा, इसीलिए हमारा मोसो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाना। ओके, चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको मान दिया हुआ है, आपको जो है मान दिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसका मान पुट करना है। तो देखिए a का मान तो आपको नहीं मिला, a का मान फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके, b का मान देखिए, यहाँ पर b का मान दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। b का मान कितना है, b का मान 61 है, तो लिखेंगे 61। अच्छा, उसके बाद फिर Q का मान चाहिए। Q का मान कितना, 27 दे दिए। उसके बाद प्लस में R का मान कितना है, तो R का मान आप देख सकते हैं 32 दिया गया है। तो आपको करना क्या है, 61 को 27 से गुना करना है और 32 को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो आप ये चीज़ कर लेना, ठीक है। गुना तो आप जानते ही होंगे, बोर्ड मास का रूल नियम को आपको पहले से ही पता होगा। पहले किसका काम करते हैं, पहले गुना का काम करते हैं, उसके बाद जोड़ या घटाव का काम करेंगे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अगला सवाल क्या है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स का घात 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, यानी भागफल का घात क्या होगा। तो आपको भागफल का घात पूछ रहा है ना, तो भागफल का घात हम लोग निकालते हैं। तो ये देखिए भागफल का घात क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसके बाद माइनस में 3x है, उसके बाद प्लस में 2 है। आपको भाग देना है, किस में, आपको भाग देना है, यानी x का घात 4। उतना हम नहीं लिखेंगे, यहीं से हम पता कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको x का घात 2 दिया है, यहाँ पे x का घात 4 दिया गया है। तो यहाँ पे x का घात तो 4 है, यहाँ पे x का घात 2 है, तो यहाँ पे x का घात 2 का कमी पड़ा। और इसी भागफल का घात का मतलब भागफल का घात का बात बोल रहा था, तो भागफल का घात कितना है, 2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, चलिए अब लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा यदि, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, यदि पी एक्स एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात क्या होगा। तो आपको यहाँ पे घात पूछा है ना, तो पी एक्स का घात कितना, देखिए पी एक्स का घात यहाँ पे आप देख सकते हैं, पी एक्स का घात आपको मिला है 4। कितना मिला है, 4। और यहाँ पे इसका घात कितना है, 2। तो आपको क्या करना है, पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात निकालना है ना। तो पी एक्स का घात 4 है, उसके बाद क्यू एक्स का घात कितना मिला है, 2 मिला है। 4 में अगर 2 का भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, आपको हम हाईलाइट करके ही बता देते हैं।
अगला सवाल है यदि 140 बराबर 2 की घात x इंटू 5 की घात y इंटू 7 की घात z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 140 का आपको करना होगा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड करके ही आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको करना क्या है, 140 इस तरीके से लिखना है। 140 आपको लिखना है। तो 140 आप इसमें 2 का भाग देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 70 आएगा। फिर यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 35 आएगा। फिर यहाँ पे आप अगर 5 का भाग दोगे तो यहाँ 7 आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है 2 का घात x इंटू 5 का घात y इंटू 7 का घात z, यहाँ पे y है। तो यानी 2 का कितना मिला, 2 2 को आना, तो 2 का घात 2, ठीक है। उसके बाद 5 के एगो है, एगो है, 5 का घात 1, 7 के एगो है, 7 एगो है। तो यहाँ पे बोलता है यानी 2 रख दीजिए यहाँ पे, और प्लस में y का पूछ रहा है। तो y किसको माने हैं, 5 को माने हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 और माइनस में आपका 7 यानी z को माने हैं। तो जोड़ का काम करेंगे कि घटा का काम करेंगे? तो बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले जोड़ का काम होता है, BODMAS, यानी B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ मतलब का, D फॉर डिवीजन, उसके बाद M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 3 में से 4 घटा है, 3 में से 7 घटा देंगे, 3 में से 7 हम घटा देंगे तो माइनस का 4 बचेगा, जो कि माइनस का 4 मेरा कहीं पर है नहीं। तो हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग अपने बुक में देख लेना। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अगला सवाल। तो हम लोग अगला सवाल लेंगे। यहाँ पर अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल है कि 0.57 पर डेज का सरलतम रूप क्या होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको रूल बताए थे हम, यानी जिस संख्या पर रेटिंग लगा हुआ है उस संख्या का बार बार रिपीट होगा। यानी यहाँ पे इसको हम x के बराबर लिख सकते हैं, 0.5757 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 का नाम दे देना। उसके बाद 2 संख्या पर डेस लगा हुआ है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना है कि अगर 2 संख्या पर डेस लगा हुआ रहेगा तो दोनों पक्षों में आपको 100 से गुना करना होगा। 100 गुना करेंगे 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, 100 गुना 0.5757, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, 100 अक्ष में से 1 अक्ष घटा देना है, 99 अक्ष बचेगा। और यहाँ पे जो घटाइएगा आपका आएगा कितना, यानी 57 है ना, यहाँ पे 0.5757, तो यहाँ पे 57 आएगा। आप घटा के देख लीजिएगा। उसके बाद गुना वाली संख्या भाग में पहुँचेगा, यानी गुना में तो यहाँ पे आएगा ना भाग में। अब इसको कटा दीजिएगा, 19×57 और यहाँ पे 33×99, 19/33 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाओ। ओके, चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, मेरे पास मार्कर नहीं होने के कारण से आप लोग को थोड़ा बेहतर ढंग से नहीं बता पा रहे हैं, सॉरी इसके लिए। तो अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल आप देख लीजिए। अगला सवाल आप देखिए, 2 संख्याओं का मोसो 15 तथा लसो 105, यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको दूसरी संख्या बताना है, ठीक है। तो दूसरी संख्या हम लोग आराम से बता देंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। हमको पता है ना दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है a गुना b, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है, फिर से हम एक बार लिख लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है HCF गुना LCM। तो आपको करना क्या है, आपको
आपको वही करना है जो हम अभी आपको बताए हैं, यानी a गुना b लिखेंगे हम यहाँ पर a गुना b बराबर HCF गुना LCM। a गुना b बराबर HCF गुना LCM। सॉरी, ये थोड़ा मार्कर को हम ठीक कर लेते हैं। a गुना b बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लिख दिए हैं, HCF गुना LCM। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, A का मतलब होता है पहली संख्या और B का मतलब होता है दूसरी संख्या। A का मतलब होता है पहली संख्या और B का मतलब होता है दूसरी संख्या। तो यहाँ पे आपको पहली संख्या दिया है, ये देख सकते हैं पहली संख्या कितना है 5। तो यहाँ 5 रखिए। कितना रखना है आपको? 5 रखना है। कितना रखना है आपको? यहाँ पे 5 रखना है। चलिए हम यहाँ पे 5 रख लेंगे। यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। आप देखिए, a गुना b बराबर HCF गुना LCM। तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे a का मान दिया है आपको 5, यहाँ 5 रख दीजिए। b का मान तो ज्ञात ही करना है, इसको ज्ञात कर लीजिएगा। HCF दिया है क्या? HCF आपको हाँ दिया है यहाँ पे 15, तो यहाँ 15 लिख लीजिए, ठीक है। और LCM 105 है, 105। आप करना क्या है, गुना वाली संख्या भाग में पहुँचती है तो b को रख लीजिए। यहाँ पे आप क्या कीजिए, b को रख लीजिए, ठीक है। अब या तो यहीं से कटा देते, मेरे पास जगह का कमी है। 5 एकम 5 और 5 तिया 15। आप क्या कीजिए, 105 को 3 से गुना कर दीजिए। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, यहाँ पे 1 आएगा, 3 एकम 3, 315 आ गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाओ, ठीक। चलो अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, ये देख लीजिए आपका अगला सवाल क्या है। 0.75 के P/Q के रूप में Q का रूप है। तो यहाँ पे आपको इसका पहले दशमलव को हटाना होगा। दशमलव को हटाने के लिए आपको हम कुछ रूल बताए थे कि जैसे मान लिया जाए 0.375 है, तो आपको करना क्या होगा, पॉइंट को हटाने के लिए 1 देना है। पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना 0 आपको बैठा देना है। तो यहाँ पे 375 बटे में 1000 आ गया। इसको क्या कीजिएगा, आप P/Q के रूप में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर कट रहा तो कटा दीजिए और Q का आवाज गुणन कर करके देखिए 2 का घात कितना आता है और 5 का घात कितना आता है। इसको करने के बाद आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा। आप ये करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। पेज की कमी है इसके लिए सॉरी, लेकिन तुम लोग करके जरूर बताना ताकि हम चेक करके इसका जवाब दे सके। ओके, चलते हैं, यहाँ पर कोई दुविधा की बात नहीं है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होती है। तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछा है ना। तो देखिए, परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 0 हुआ, तो यह क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर होता है, जैसे मान लेते हैं √2, यह क्या, एक क्या अपरिमेय संख्या हुआ। तो परिमेय और अपरिमेय को जब हम गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आया, परिमेय संख्या आया। लेकिन अगर हम 1 को √2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है बताइए, यहाँ पर √2 आएगा जो कि यह अपरिमेय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना उचित होगा। परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछा, तो गुना करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 0 गुना 0 तो एक परिमेय संख्या और √2 तो एक अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय को जब गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक बार परिमेय मिलता है, और फिर परिमेय और फिर अपरिमेय को गुना करते हैं तो भी हमको क्या मिल रहा है, अपरिमेय संख्या ही मिल रहा।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना मेरा उचित होगा। ऐसे आप अपना बुक में आंसर देख लीजिएगा, इसका बुक में आंसर क्या है। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये देखिए, ये सवाल है ना, 6 प्लस रूट अंडर 125, ठीक, माइनस 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट अंडर 5 है। क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, ठीक, या वास्तविक नहीं है, क्या है बताइए। तो आपको करना इसमें ये है, आपको इसमें करना क्या है, इसको हम थोड़ा बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, 6 प्लस 125 का रूट अगर हम निकालेंगे तो 5 रूट अंडर 5 आएगा, और अगर आगे माइनस हो तो पूरे माइनस का गुना होता है ब्रैकेट के अंदर, 3 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 5, फिर प्लस में 1 है तो 1 1 माइनस 4 रूट अंडर 5, 4 रूट अंडर 5। आप क्या कीजिए, देखिए संख्या को पहले जोड़ लीजिए, ये आपका संख्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, फिर इसको भी आप जोड़ लीजिए, फिर इसको भी आप जोड़ लीजिए। ठीक है, और इसको आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो देखिए 6 में पहले जोड़ का काम होता है ना, तो आप जोड़ लीजिए, 6 और 1 7 हो गया, 6 और 1 7, माइनस 3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस में है ना, यानी माइनस का 4 रूट अंडर 5 और माइनस का आगे कुछ ना हो तो 1 मानी जाती है, यहाँ पे 1 है, माइनस का 4 रूट अंडर 5 और माइनस का 1 रूट अंडर 5, तो माइनस का 5 रूट अंडर 5 हो जाएगा। अब पहले से 5 रूट अंडर 5 है, यहाँ पे जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 5 रूट अंडर 5 हमको मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 5 रूट अंडर 5 हमको मिल जाएगा। माइनस प्लस तो कट जाता, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आप चले जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। सम मतलब जोड़ा वाला, जिसमें 2 का भाग जाता हो। तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि यह आपका सम यानी सम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए विषम है, यहाँ पे देखिए विषम है, यहाँ पे देखिए विषम है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि भाग एल्गोरिथम बराबर a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 43 q बराबर 31 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं, अभी तुरंत इससे पहले हम एक सवाल करवाए थे तुम लोगों को, और इसको करके देख लेना। ठीक है, करके देख लेना। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्या करना, b का मान आपको रखना, जो कि b का मान यहाँ 43 दिया है, यहाँ 43 रख दीजिएगा। ठीक है, 43 रख दीजिएगा, और Q का मान कितना है, Q का मान 31 है, 31 प्लस R का मान 32 है। आप क्या कीजिए, इस तीनों को आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद फिर लास्ट में इसको जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आ ही जाएगा। आप करके देख लेना, अगर नहीं आया तो फिर हमको आकर के बता देना, तब फिर हम इसका अच्छे से इलाज कर लेंगे। ओके, चलिए हाँ, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल हमारा है कि सह संख्याओं का मोसो क्या होता है। तो सह संख्याओं का मोसो की अगर हम बात करें तो सह संख्याओं का मोसो मतलब जिनका क्या हो, HCF 1 हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सह संख्याओं का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जिनका HCF क्या हो, 1 हो, वह क्या कहलाती है, सहवाचक संख्या कहलाती है। तो आप इसका आंसर देख लेना। ठीक है, क्या है इसका आंसर। ओके, तो बच्चा जी आपको हम 28 नंबर सवाल करके बता दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग अगला 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा गर्दा क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ, इसको समझिए चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है,
एवं उनका मोसो 19 है, तो उनका लोसो क्या होगा। आपको यहाँ पर a गुना b का मान दिया गया है, a गुना b का मान आपको दिया हुआ है, HCF गुना एलसीएम इसका फार्मूला होता है a गुना b, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम। तो a का मान दिया हुआ है, क्या उनमें से एक को संख्या मान दिया है, नहीं भाई, a और b का मान तुमको दिया गया 2166, यहाँ पे 2166 लिख दो, ठीक। उसके बाद HCF देखो 19 है, 19। एलसीएम तो नहीं है, एलसीएम को ज्यों का त्यों रखना, ठीक, एलसीएम को ज्यों का त्यों रख दो। गुना वाली संख्या भाग में पहुंच जाएगा, हम कटा देंगे, यहीं से कटा देते हैं। 19 से कम 19, 19 से कम 19, कितना बचा 2, 19 से कम 19 बचा कितना 19, 19 इधर बच गया आपका 19 में 26 में 19 घटा देंगे, 26 में 19 घटाएंगे कितना बचेगा 7, 19 चौके 19 से 57, 19 छक 114, यानी 26 और 19 तिया 57 हो जाएगा। यहाँ पे 7 बचता है, तो 19 चौके 76 होगा, सॉरी। तो आप कटा करके देख लीजिएगा 114 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। हाँ, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोलता है, यदि a बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 गुना 5 और b बराबर 2 की घात 4 इंटू 5 गुना 7, तब लोसो ए बी क्या होगा। आपको इस सवाल को अच्छे से करना है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे करना क्या होगा, 2 को आप 3 बार लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5। अच्छा, यहाँ पे 2 को आप 4 बार लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पे 5 को ज्यों का त्यों रखिए, 7 को ज्यों का त्यों रखिए। तो यहाँ पे कौन कौन मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, इस 2 को लेंगे, ये दोनों 2 मिल रहा है, इस 2 को लेंगे, बीच में गुना का चिन्ह रहेगा। फिर ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों 2 को ले लेंगे। फिर और क्या मिल रहा है, 5 और 5 मिल रहा है, 5 को ले लेंगे। आप गुना कर लीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक रूप क्या होगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो धनात्मक विषम का पूछा ना, तो धनात्मक विषम देखने से ही हम लोग को पता चल गया है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसी में तो एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, बाकी इसमें सम है, इसमें भी सम है, इसमें से ये तो होगा ही नहीं, तो हमारा विषम यानी एक विषम है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या पूछ रहा ना, तो अभाज्य संख्या हमारा केवल क्या हो जाएगा, इसमें से 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि इसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता है। अब कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। 1 का टेबल में 13 आता है 13 बार में, फिर 13 का टेबल में आता है आपका 13 एक बार में। तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड है तो बताइए, है नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाओ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए 16 का रूट 4 निकलता, ठीक, और 25 का रूट 5 निकलता, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, 9 एक परिमेय संख्या है। ये तो गया, ये ऐसे ही कट गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही कट गया। 4 का रूट 2 निकलता, ये तो ऐसे ही कटा। इसका 100 का रूट 10 निकलता, ये भी तो कट गया। अब हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। आपको क्या करना है, 140 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, किस तरीके से करना है ये आपको पता होगा अच्छे से। हम 2 का भाग देंगे, यहाँ 70 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ 35 आएगा,
फिर 2 का भाग देंगे, 2 का तो नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 सत्ते 35। यहाँ पे 2 का घातांक पूछा, 2 कितना बार आया है, 2 बार, यानी 2 का घातांक 2 होगा। ऑप्शन नंबर, अरे भाई 2 का घातांक पूछा है ना, तो 35 दूना 70, मेरा 2 का घातांक 144। और सॉरी बच्चा जी, यहाँ क्वेश्चन ही हम गलत तरीके से सोल्व कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए 144 और हम यहाँ 140 लिए हैं, तो गलती होगा ना। तो इस तरीके से हम इसको मिटा देंगे और चलिए हम इसको फिर से हल करेंगे। प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। 144 लिखते हैं यहाँ, 144। तो यहाँ पे हम 2 का भाग देंगे तो 72 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 36 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 18 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 9 आएगा। अब इसमें 2 का जाएगा ही, एक को 2 है, 4 को 2 है, 2 का घात कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बताना, देखिए 1 का रूट 1 निकलता और 12 का स्क्वायर करते थे 144, यानी 144 का भी रूट निकल जाएगा आपका कितना, 12। ये तो परिमेय संख्या है। चलिए आप इसको ट्राई करते हैं, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि इसका रूट निकलता नहीं है, इसका भी अपरिमेय होगा, इसका रूट निकलता नहीं है, ये भी एक अपरिमेय संख्या, इसका भी रूट नहीं निकलता। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाओ। तो बच्चा जी आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा हम जल्दी बताने का प्रयास किए हैं। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो भी सवाल सोल्व करते हैं हम इसको बहुत बेहतर ढंग से सोल्व कर सकते हैं, पर मेरे पास कुछ चीज़ों की कमी है जिसके कारण से मैं आप लोग को उतना बेहतरीन ढंग से कंटेंट को नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, आप तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि बच्चे को हमेशा अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन क्या करें, फिर कुछ दिन तक हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जैसे ही मटेरियल आ जाता है तो फिर आप लोग को जो है ना बेहतर ढंग से हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया देना। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको थैंक यू, बाय, गुड मॉर्निंग।